इस वीडियो में बात करने वाले हैं गहड़वाल वंश के प्रबल विरोधियों की, जो है कौन? चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होगी। रिसेंटली तो बहुत ज्यादा ये अभी मीडिया में भी चल रहा है लोगों के लिए। और राजपूत राज्यों के उदय में हम यहां दूसरी वीडियो की बात करने वाले हैं चौहान वंश की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री कवरी पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में मध्यकालीन भारत की बात कर रहे थे और बहुत ज्यादा हमने बात कर चुकी है। स्टार्टिंग के साथ पूर्व मध्यकाल में हमने देख लिया था कि त्रिकोणीय संघर्ष, त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था। तीन राजवंशों के बीच बंगाल के पाल हो गए और मालवा के प्रतिहार हो गए, साथ ही साथ दक्षिण भारत के कौन? राष्ट्रकूट। और तीनों राजवंश लड़ रहे थे कन्नौज को लेकर और 300 सालों तक ये लड़ते रहे। इन लड़ाई के बाद कन्नौज में, अब चूंकि तीनों वंश आपस में लड़ रहे 300 सालों तक, तो इनमें कोई शक्ति का प्रचार तो हुआ नहीं, इनकी शक्ति खत्म भी हो गई। तो धीरे धीरे ये सभी वंश खत्म हो जाते हैं और इनकी जगह छोटे छोटे नए राजवंशों का उदय हो जाता है। तो इसी जगह पे मालवा और राजस्थान के आसपास छोटे छोटे राजपूत शासक जो है वो आ चुके थे, राज्य सामने आ चुके थे, जिनमें से हमने चर्चा करी हुई थी कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात कर ली थी। बावजूद उसके हमने फिर चर्चा करी थी गहड़वाल वंश की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं गहड़वाल वंश के प्रबल विरोधियों की, जो है कौन? चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होगी। रिसेंटली तो बहुत ज्यादा ये अभी मीडिया में भी चल रहा है लोगों के लिए। और राजपूत राज्यों के उदय में हम यहां दूसरी वीडियो की बात करने वाले हैं चौहान वंश की। तो चलिए देख लेते हैं चौहान वंश के बारे में, जो राजपूतों के राज्य में गहड़वालों के पश्चात, किसके पश्चात? गहड़वाल। भाई गहड़वाल हमने देखे हुए थे ना, कौन? वो कन्नौज के शासक हो गए थे। सो ये कन्नौज के जो शासक थे ना भाई, ये कन्नौज के शासक आपके उस समय क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। और इन्हीं शासकों ने क्या करा है? आपका यहां पे शासन किया हुआ है। तो गहड़वालों के बाद चौहान राज्य जो है ये प्रमुख रूप से शक्तिशाली राज्य सामने उभर के आया। अचानक से आया, ऐसी बात नहीं है भाई। यहाँ अजमेर, जो राजस्थान में अजमेर पड़ रहा है, अजमेर के आसपास का इनका जो क्षेत्र है वो हुआ कर रहा था। और इनने शक्ति बढ़ाने के साथ साथ दिल्ली पे कब्जा कर लिया, फिर आगे चल के कन्नौज तक ये फैल गए। और सबसे पराक्रमी शासकों में अगर बात करें हम चौहान वंश में, तो पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय हैं, उनका नाम आता है। उन्हीं के समय हुआ था मोहम्मद गौरी का भारत पे आक्रमण। और 2 युद्ध हुए थे तराइन के, जिसमें पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हो जाती है। और इसी हार के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत की हम मानते हैं शुरुआत। ठीक है, तो देख लेते हैं चौहान वंश के बारे में कि भाई राजपूतों के राज्य में उस समय गहड़वाल सबसे पहले साम्राज्य का उदय हो जाता है। फिर उसके बाद चौहान प्रमुख रूप से समझ में आते हैं या उदय इनका होता है। इसकी प्रमुख शाखा सपादलक्ष, प्रमुख शाखा क्या थी? सपादलक्ष है। ये चौहान राज्य की स्थापना 7वीं शताब्दी में, भैया सुन लेना, 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने करी थी। किसकी? चौहान वंश की शुरुआती बिल्कुल शाखा जो है 7वीं ईस्वी में या 7वीं शताब्दी में इन्होंने, वासुदेव नामक जो शासक है, उन्होंने स्थापना कर दी थी। इस राज्य की राजधानी अजमेर के पास साकंबरी, सांभर जगह का नाम है, यही राजधानी हुआ करती थी। अजमेर तो बहुत बाद में बनाया गया है, अजमेर नया नगर बसाया गया है चौहान वंश के ही शासक के द्वारा। अभी हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सो अजमेर के पहले साकंबरी, जिसको सांभर कहा जाता है, सांभर झील का नाम सुना है राजस्थान में आपने, है ना? सो वही जगह है साकंबरी जो कहलाती थी और वही इनका स्टार्टिंग है, वहीं से इनका प्रभाव उत्पन्न होता है, वही इनका राज्य हुआ कर रहा था 7वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। सपादलक्ष चौहान कहला रहे थे ये। चौहान वंश के प्रारंभिक राजा जो है वो गुर्जर प्रतिहारों के जो है सामंत हुआ कर रहे थे। क्या हुआ कर रहे थे? सामंत थे। कौन? चौहान वंश के शासक। फिर सामंत अपने आप, देखो सामंतवादी व्यवस्था तो चालू हो गई थी प्राचीन भारत में, है ना? सो वही सामंत धीरे धीरे शक्ति अर्जित करके मेन राजा की शक्ति जब धीरे धीरे क्षीण होती चली गई, पतनोन्मुख हो गए या अयोग्य उत्तराधिकारी आए, सो इन्हीं सामंतों ने अपना कब्जा चालू कर दिया। इन्हीं सामंतों ने क्या कर लिया? सत्ता पलट कर दिया और खुद शासक बन के बैठ गए। सो भाई ऐसा ही यहां भी हुआ। गुर्जर प्रतिहार जब कमजोर हुए, सो भाई कौन आ जाएगा उनकी जगह पे? कौन आ जाएगा? यहाँ पे। वहां तो गहड़वाल आ गए कन्नौज पर, और यहाँ राजस्थान वाली जगह पे कौन आ जाएंगे? चौहान आ जाएंगे। ठीक है, सो ये सामंत थे 10वीं शताब्दी। कब? 10वीं शताब्दी के लगभग बाकपति राज
पतिराज ये प्रथम ने प्रतिहारों से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। कब भाई? 7वीं शताब्दी में तो ये सामंतवादी व्यवस्था शुरुआत कर रहे हैं, अपना साम्राज्य स्टैब्लिश कर रहे हैं, वंश की शुरुआत करी है सामंतों के तौर पे। लेकिन 10वीं शताब्दी में बागपति प्रथम जो है उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया साम्राज्य को कि भैया अब हम आपके सामंत नहीं रहे, अब हम ये साम्राज्य खुद ही चलाएंगे। ठीक है, सो इन्होंने स्वतंत्र कर दिया 10वीं शताब्दी के आसपास। भैया इसके बाद बागपति के जो पुत्र हुए हैं सिद्धराज, सिद्धराज भी भैया शक्तिशाली रहे हैं। सो इनने सत्ता के उत्तराधिकार के रूप में पूरी सत्ता संभाली थी और सिद्धराज ने महाराजाधिराज, किसकी भैया? महाराजाधिराज। और यही वो उपाधि होती थी जो स्वतंत्र शासक की हुआ करती थी। अपने को स्वतंत्र मानने वाला व्यक्ति या राजा उपाधि धारण करता था महाराजाधिराज की। ठीक है, तो महाराजाधिराज की इनने उपाधि धारण कर ली। किसने? जयसिंह सिद्धराज की हम बात कर रहे हैं। और चौहान वंश के शासक अजय राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अजय मेरू अपने नाम पे, अजय राज इनका नाम है, तो अजय राज ने अजय मेरू नाम से एक नगर की स्थापना करी थी। किसकी? अजय मेरू के नाम से राज्य की स्थापना करी और वही बाद में नगर अजमेर कहलाया। ठीक है, सो अजमेर नगर किसने बसाया? अजय मेरू ने या अजय राज ने बसाया। इसी वंश के शासक अर्णोराज, क्या नाम है भैया? अर्णोराज। इन्होंने क्या करा? इन्होंने अजमेर पर आक्रमण करने वाले तुर्कियों को परास्त कर दिया था। किसने? अर्णोराज ने। अर्णोराज के बाद फिर सिद्धेश्वर आएंगे और सिद्धेश्वर के बाद अभी विग्रहराज चतुर्थ है। विग्रहराज चतुर्थ कब की बात चल रही है? 1153 से 1164 ईस्वी के मध्य इनका शासन रहा है 11 वर्षों का। विग्रहराज चतुर्थ ने विशल देव, है ना, विग्रहराज चतुर्थ विशल देव ने चौहान वंश की सत्ता संभाल ली। और यही विग्रहराज चतुर्थ जो है ये इन्होंने सर्वाधिक विस्तार करा। और इसी काल में सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किनका होता है? चौहानों का होता है भैया। और इसी के बाद इन्होंने क्या कर लिया? दिल्ली, झांसी और आसपास ग्वालियर वाला जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया तथा तुर्की आततियों से, आततियों मतलब आतंकियों की बात चल रही है, सो तुर्की आतंकियों को पराजित भी किसने कर दिया था भैया? विग्रहराज चतुर्थ ने करा था। इसके बाद बात करें तो ललित विग्रहराज, क्या? ललित विग्रहराज ये ग्रंथ है, क्या है? ग्रंथ है जो सोमेश्वर ने विग्रहराज के सम्मान में लिखा था। कौन सा? ललित विग्रहराज। किसने लिखा है? सोमेश्वर ने लिखा था इनके सम्मान में। उसमें क्या लिखा है कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, किसका? कहां? पंजाब भी पहुंच गए, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में और राजस्थान। तो ये पर्टिकुलर क्षेत्र अब चौहानों का हो गया। राजपूताना जो हम अभी मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे ना, सारा का सारा सिसोदिया वंश, तो भैया राजपूताना और मालवा माना मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, सो मालवा के कई शासकों ने उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। किसकी स्वीकार कर ली थी? विग्रहराज चतुर्थ की। सबसे प्रतापी शासक, भले ही छोटा समय काल रहा है लेकिन इन 11 वर्षों में तो उसने कहर ही ढा दिया भैया। चौहान वंश के शासक ने आस पड़ोस का पूरा साम्राज्य अपने में जीत लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे तो चौहान वंश का जो महान शासक रहा है अंतिम, कौन सा? अंतिम, वो कौन है? पृथ्वीराज तृतीय, जिनको आप बहुत अच्छे से पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। सो वो पृथ्वीराज तृतीय थे। उसने चालुक्य राजा, चालुक्य भी बोलते हैं इनको, सोलंकी भी बोलते हैं, तो चालुक्य और चंदेल राजाओं से युद्ध करा। ठीक है, और इस शासक ने बुंदेलखंड के जो चंदेल शासक हुआ कर रहे थे उस समय, परमर्दी देव, कौन? परमर्दी देव जिनको हम बोल रहे थे, तो परमर्दी देव को युद्ध में पराजित किया था। डायरेक्टली इनको नहीं किया था, इनके जो सेनापति थे आलाउदल का नाम आपने सुना होगा। आप जाओगे बुंदेलखंड क्षेत्र में, सो आला कांड चलता है, आलाउदल की मशहूर कहानियां चलती हैं, पूरा आला खंड गाया जाता है, वहां पे आलाउदल को पूजा जाता है। और वहीं पे पास में बुंदेलखंड के पास में सतना पड़ता है, सतना है ना, तो सतना सीमेंट नगरी कहलाती है मध्य प्रदेश में। सतना में पड़ता है एक बहुत ही फेवरेट मंदिर मतलब प्रसिद्ध मंदिर एक प्रकार से, शारदा देवी जी का मंदिर मैहर में है ये जगह। शारदा देवी जी के मंदिर में आला उदल, ऐसा बोलते हैं कि आला या उदल, मुझे कंफर्म नहीं है, या तो आला है या उदल है, वो सुबह सुबह आके पूजा करते हैं वहां पे मंदिर में। सबसे पहले वही पूजा करते हैं। आप जाओगे तो मंदिर में पुष्प वगैरह सारी चीजें जो है ना मंदिर में देखने को मिल जाती हैं सुबह से।
ठीक है। सो वो पूरा बंद रहता है, कैप्चर मतलब वहां पे सारे वो भी लगा के रखे हुए हैं कैमरे वगैरह, वो कैप्चर नहीं होते, लेकिन ऐसी मान्यता है कि वहां पे सबसे पहले सुबह सुबह बिल्कुल जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्यकाल वो 4 सवा 4 बजे उषा काल जिसको हम बेसिक बोलते हैं, उसमें ही वो सबसे पहले पूजा अर्चना वही करते हैं, उसके बाद फिर होता है सब कुछ। ठीक है। सो भाई यहाँ इन्होंने युद्ध में पराजित कर दिया था उनको, किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। तो महान शक्तिशाली व्यक्ति रहे हैं, वीर योद्धा आला उदल इसी युद्ध में मारे गए थे, समझ रहे हो, इसी युद्ध में मारे गए थे, जिनके ऊपर आलाखंड लिखा गया है। और तराइन का फिर पहला युद्ध हुआ भैया 1191 में। क्या हुआ था कि हमने चर्चा करी, आप चाहो तो वो पूरी वीडियोस पृथ्वीराज से रिलेटेड पड़ी हुई है चैनल पे, एक बार देख लेना। लेकिन हाँ, हुआ ये था कि जो गहड़वाल वंश इनके साथ में चल रहा है, थोड़ा सा मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन दे देता हूं फिर से, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। देखो यार, उस समय हम बात अगर करें, ये देख रहे हो आप, दिख रहा होगा मुझे लगता है, ठीक है। अब ये उस समय का भारत है, ठीक है। सो ये जो भारत है हमारा, अब इस भारत में क्या था, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इधर वाला पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश और ये, सो ये हुआ कर रहा था किसका साम्राज्य उस समय। यहां मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूं, नहीं तो क्या दिखेगा नहीं आपको। सो यहाँ ये सफेद कलर कर ले रहा हूं, दिख जाएगा भाई। ये वाला जो पोर्शन है, ये मैंने कौन सा कलर किया, कहाँ का किया हुआ? अच्छा, लार्ज टिप पे चल रहा है, तो लार्ज टिप पे तो यही चल रहा है, स्मॉल टिप पे सफेद कर लेता है। ठीक, चलो। अब देखो भाई, ये वाला जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये चौहान वंश का यहाँ पे शासन चल रहा है। किसका? चौहान वंश का, दिख रहा है, ठीक है। इसके नीचे ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये बगल वाला, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे चल रहा है सोलंकी। किसका? सोलंकी वंश का। सोलंकी, या इनको ही चौलुक्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम? चौलुक्य, चालुक्य, चौलुक्य, इनको ही कह रहे हैं, ठीक है। बगल में इस साइड वाला जो पोर्शन है, ये चल रहा है किसका? ये चल रहा है गहड़वाल का, गहड़वाल, ठीक है। मध्य प्रदेश के पास वाला, मालवा और आसपास वाला इधर जो है, ये इधर चल रहा है क्या? ये चल रहा है परमार वंश। कौन सा? परमार वंश, ठीक है। ये वाला जो इलाका है, ये इधर चल रहा है कौन सा? चंदेल वंश। कौन सा? चंदेल वंश चल रहा है, ठीक है। सो चंदेल वंश चल रहा है। अब ये भैया, ये है पूरा साम्राज्य कौन सा? किसका? ये पृथ्वीराज वाला है, ठीक है। और ये गहड़वाल वंश, यहाँ पे जयचंद शासन कर रहे हैं। कौन शासन कर रहे हैं? जयचंद। क्या नाम है? जयचंद, ठीक है। सो जयचंद इनके ससुर हुआ कर रहे थे पृथ्वीराज के, इनकी बेटी के साथ ये बेटी को भगा के ले जाते हैं, बेटी और ये मोहब्बत करते रहते हैं। सो भैया जयचंद की तो बेइज्जती हो जाती, तो वो चटके बैठे थे। और उस समय सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यही है, पृथ्वीराज ही है। आस पड़ोस के ये सब राजे महाराजे ना डरते हैं इससे, ठीक है। सो इन्हें ये समझ में आया कि भैया हमसे तो हो नहीं पाएगा, और ये हमारे बाकी के जितने सहपाठी हैं, साथ वाले लोग हैं, जो भले इनने संघ बना के रखा था राजपूतों का, लेकिन वो बाकी संघ वाले भी डर रहे हैं पृथ्वीराज से। तो अब कोई लड़ तो सकता नहीं है भाई, अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लें। सो इनने क्या करा, इनने उस समय जो बाहर का दूर देश का व्यक्ति उस समय था, कौन? मोहम्मद गौरी, उससे मदद मांगी कि भैया तुम आओ और इनको हराओ, फोड़ो फाड़ो, ताकि क्या हो जाए कि भैया इनकी शक्ति खत्म हो और फिर हम दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। और एक दो कारण और थे भैया, इनके नाना जी दोनों के सेम थे, ये दोनों भाई भाई लगते थे, जयचंद और पृथ्वीराज मौसी मौसी के भाई थे। और इनके जो नाना जी थे वो दिल्ली के राजा हुआ कर रहे थे, तोमर वंश चल रहा था दिल्ली में, है ना। सो वो अभी तोमर दिल्ली वाला वंश पूरा नाना जी किसको दे देते हैं? पृथ्वीराज को दे देते हैं। तो एक वो भी बड़ी समस्या रहती है। तो ये बहुत सारे कारणों के कारण क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों का क्लैशेस जो होता है, उसके कारण फिर क्या, मोहम्मद गौरी को बुलाया जाता है। और मोहम्मद गौरी पहला युद्ध जो लड़ते हैं, कहाँ लड़ेंगे पहला युद्ध? 1191 में। कहाँ होगा ये युद्ध? तराइन में, है ना, तराइन के मैदान में होगा। सो तराइन का पहला युद्ध कहलाता है। और इस युद्ध में तो भगा भगा के मारा था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, लेकिन फिर छोड़ दिया था। किसको? गौरी को। भाई वो निहत्ता व्यक्ति था, तो उन्होंने कहा जाओ छोड़ो, ऐश करो, दोबारा मत आना। लेकिन वो माने नहीं भी, 1192 में दोबारा आएंगे, 1192 में दोबारा आ जाएंगे भैया ये। फिर वही मैदान होगा। और बस यहाँ पे क्या होता है कि जो परिणाम रहता है ना, वो परिणाम चेंज हो जाता है ना। डिसीजन, फाइनल जो रिजल्ट रहता है वो उल्टा हो जाता है कि इस बार पृथ्वीराज आ जाते हैं और गौरी जीत जाते हैं भैया। गौरी जीत जाते हैं तो बस यहीं से तो मामला खत्म है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली शासक जो है उस समय परास्त हो गया गौरी से। तो अब गौरी का मनोबल बढ़ेगा, उसकी सेना का मनोबल बढ़ेगा, बाकी तो कमजोर थे ही शासक।
तो बस धीरे 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 अब क्या हो जाएगा कि खत्म हो जाएगा माहौल। और भैया फिर 1194 में वही जयचंद जिनने बुलाया था उनसे भी युद्ध होता है, किसका, गौरी का, उन्हें मार डालते हैं। सो वो गहड़वाल वंश भी इनके कब्जे में आ जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे पूरा साम्राज्य, अभी ये दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश करेंगे। इनके जाने के बाद फिर इनके गुलाम जो है दिल्ली वंश बना लेते हैं, मतलब गुलाम वंश की स्थापना कर लेते हैं 1206 के आसपास, समझ रहे। सो यही वो चीज लिखी हुई है कि यहाँ पे बंदी बना लिया फिर मोहम्मद गौरी ने हराने के बाद। चंद्रबरदाई उनके मित्र भी थे, पृथ्वीराज के मित्र भी थे, सखा मित्र, इसके अलावा दरबारी कवि भी थे और ज्योतिष आचार्य भी उसी समय वो विद्वान भी थे, मतलब कुल मिला के चंद्रबरदाई। सो भैया चंद्रबरदाई ने एक किताब लिखी हुई है अपना ग्रंथ, उसको बोलते पृथ्वीराज रासो। और अभी जो मूवी आई पृथ्वीराज वो इसी ग्रंथ पे आधारित है, बस उसमें तोड़ मरोड़ करी गई, बहुत सारे तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया गया। ठीक है, सो पृथ्वीराज रासो में बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन पृथ्वीराज रासो भी पूर्णतः सही ग्रंथ माना नहीं जाता। क्यों नहीं माना जाता? कि उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है ना, हम कभी डिस्कस करेंगे उस पर भी। सो उनके प्रताप का वर्णन किया गया, किनके प्रताप का? पृथ्वीराज रासो पे पृथ्वीराज के प्रताप का, मतलब कितने साहसी, निडर और पराक्रमी व्यक्ति हुआ कर रहे थे पृथ्वीराज, ये सब लिखा हुआ है। तुर्कों ने अजमेर तो भैया फोड़ फाड़ ही डाला था पूरा बकायदा। ठीक है, और दिल्ली, इन पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया, फिर धीरे धीरे कन्नौज पे कर लेंगे, फिर आगे बिहार तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चौहान वंश का अंत कर दिया 1192 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया? चौहान वंश की सत्ता जो है खत्म करके अपने हाथ में ले लिया। गोविंद जो है, गोविंद इनका बेटा था पृथ्वीराज का। गोविंद के बाद हरिराज हो गया, पृथ्वीराज के पश्चात ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं फिर चौहान वंश की, और बाद में उन्हें खत्म करके डायरेक्टली शासन खुद ही तुर्की वाले लोग जो है अपने हाथों में ले लेते हैं, और फिर दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हो जाती है। तो यहाँ फिर चौहान वंश भी खत्म हो जाता है। तो आप समझो भाई, चौहान वंश छोटा मोटा तो है नहीं, 7th BC से, मतलब 7वीं शताब्दी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। 7वीं शताब्दी से ये जो है स्टार्ट हुए हैं। 7वीं शताब्दी के बाद यहाँ पे 10वीं शताब्दी में ये क्या हो गए हैं? स्वतंत्र हो गए हैं 10वीं शताब्दी। और अब भैया 13वीं शताब्दी की शुरुआत, चलो 12वीं शताब्दी मान लो, मैं तो कहता हूं। तो 12वीं शताब्दी जो है, 12वीं शताब्दी में ये खत्म होते। तो 500 वर्ष तक इनका शासन लगभग था, कहीं से खराब नहीं था भाई, पराक्रमी व्यक्ति रहे अपने आप में। ठीक है, सो ये पूरा चौहान वंश है जिसपे हमने डिस्कस किया है, मेन शासकों पे। ज्यादा ऐसा अपन ने डिस्कस अभी पूरा किया नहीं है, लेकिन जितना जरूरी था उतनी सारी चर्चा हमने चौहान वंश से रिलेटेड कर ली। और आपको अगर लगता है कि कुछ पार्ट छूट गया है तो कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इसके बारे में और पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूं। जानकारी की कहीं से कमी नहीं है, मैं तो ये नहीं चाहता कि जबरदस्ती की चीजें बनाई जाए एक्स्ट्रा। बाकी आप चाहेंगे, आप बोलेंगे तो मैं एक एक चीज आपको यहाँ पे बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।